नमस्कार सभी को। आज हम लेके आ चुके हैं सेकेंड क्लास 11th बायोलॉजी का। चैप्टर का नाम होने वाला है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, स्पीसीज क्या होती है, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है, टैक्सोनॉमी क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन लिया था। आज उन टैक्सोनॉमिकल क्लासेस के बारे में हम लोग जानेंगे और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में कि किस आधार पे, क्या बेसिस पे और किन किन क्लासेस में ऑर्गेनिज्म को बांटा गया है। आज हम लोग वही जानेंगे, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कार्ल लिनेनस के बारे में। बायोनोमियल नोमेनक्लेचर जब मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि वो दो नामों का नाम देने की टेक्निक, यानी जो बायोनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं, दो नामों वाली नाम देने की टेक्निक, वो कार्ल लिनेनस साहब ने ही दी थी। इन्हें इस योगदान के लिए फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। इन्होंने अपने जीवन काल में दो पुस्तकें लिखी। एक पुस्तक का नाम था सिस्टेमा नेचुरे और एक पुस्तक का नाम था, ये देखिए, स्पीसीज प्लांटेरम। जो सिस्टेमा नेचुरे था उसमें इन्होंने लगभग 4400 से अधिक जानवर यानी प्रजाति, जानवरों की प्रजाति के वर्णन यानी क्लासिफिकेशन और नामकरण किया, इतने प्रजातियों का। जबकि जो स्पीसीज प्लांटेरम थी उसमें इन्होंने 8000 से अधिक प्रजातियों के नाम बताए पौधों की। यहां पौधों की 8000 और लगभग 4400 से अधिक जानवरों की। इतने सारे जानवरों के नाम खोजे, उन्हें क्लासिफाई किया कि हाँ इसमें इनमें सिमिलैरिटी है, इनमें सिमिलैरिटी है। तो बहुत सारी चीजें की। अब जैसे एग्जाम्पल, क्लासिफिकेशन करते ही क्यों है, क्यों जरूरी है भाई क्लासिफिकेशन करना? क्यों नहीं जैसे नेचर में तो है, अगर हम नाम ना दे जानवरों को या उन्हें क्लासिफाई ना करें कि तुम प्रोटिस्ट हो, तुम प्लांट हो, तुम एनिमल हो, अगर ना भी दें तो भी वो एग्जिस्ट करेंगी, सालों से करते आ रही हैं, आगे भी करेंगी। नाम देना या फिर उनको क्लासिफाई करना, उनका वर्गीकरण करना जरूरी क्यों है? तो इसके बारे में बहुत ध्यान से सुने कि देखिए, ये सभी कुछ देखो, वर्गीकरण जीवों में और उनकी विशेषताओं के आधार पे, मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूं ताकि आप सबको दिखे। देखो, जो वर्गीकरण होता है वो जीवों और उनकी विशिष्ट विशेषताओं के आधार पर समूहों में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को कहते हैं। मतलब मान लेते हैं एक जानवर है जिसका एक बड़ा सा सूंड है। फॉर एग्जाम्पल, एक जानवर है जिसके पास लंबे लंबे वो नुकीले नुकीले दांत होते हैं। एक जानवर है जो सिर्फ मांस खाता है, एक जानवर है जो हवा में उड़ता है। तो हम इन चारों को एक क्लास में तो नहीं रखेंगे, लेकिन अगर किसी दो जानवर में एक जैसे क्वालिटी है, कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे मान लेते हैं किसी जानवर का जो पैर है वो वेब्ड है यानी जालीदार पैर है, और दो ऐसे जानवर मिल रहे हैं, दोनों दिखने में अलग हैं, दोनों अलग जाति के हैं, स्पीसीज के हैं, लेकिन दोनों के पैर जो है वो जालीदार हैं। तो हम लोग ये कहेंगे ना कि ये दोनों लगभग कुछ समानताएं हैं, तो इन दोनों को हम लोग एक क्लास में रखेंगे। तो क्लासिफिकेशन किस बात पे किया जाता है? उनकी विशेषताओं पे, और विशेषताओं के आधार पे, बेसिकली उनकी विशेषताओं के आधार पे उन्हें व्यवस्थित किया जाता है। चलिए, क्यों करते हैं? पहला क्वेश्चन था क्यों करते हैं, क्यों जरूरी है। तो ये इट मेक्स स्टडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इजी एंड कन्वीनियंट। ये उनके बारे में पढ़ना, उनके ऊपर रिसर्च को इजी यानी आसान और सुगम बनाता है। सोच के चलिए कि मान लीजिए हमें डायनासोर के बारे में पढ़ना है। क्या हम डायनासोर को अब ढूंढ पाएंगे? क्या डायनासोर हमारे बीच अभी उपस्थित हैं? लेकिन किसी को रिसर्च करना है, किसी को जानना है उनके बारे में, तो हम लोग क्या करेंगे? जो भी डायनासोर के सबसे नजदीकी जानवर है उस पर खोज करेंगे। यानी रेप्टाइल, जितने भी रेप्टाइल आते हैं, यानी जैसे ये आ गई छिपकली, मगरमच्छ, ये सब रेप्टाइल्स में आते हैं। तो हम लोग उन पे रिसर्च करेंगे, उन पे खोज करेंगे, उन पे पढ़ाई करेंगे, और उसके आधार पे हम लोग ये बताएंगे कि डायनासोर्स होते कैसे थे, उनका क्या व्यवस्था था, क्या उनकी दिनचर्या थी, वगैरह वगैरह। दूसरी बात, ये स्टडी को सिस्टमैटिक बना देता है, यानी व्यवस्थित कर देता है।
जैसे मान लीजिए कि हमने पढ़ा कि फलाना जानवर के नुकीले दांत होते हैं, और हम जंगल में गए और हमें मिला कि कुत्ता है, उसका भी नुकीला दांत है। तो हम लोग कहेंगे ना कि ये जो जिस जानवर के बारे में मैंने पढ़ा कि उसके नुकीले दांत होते हैं और इस कुत्ते के भी नुकीले दांत हैं, मतलब ये सब एक ही सिस्टम में आ रहा है, एक ही क्लास में आ रहा है। अब हमें इसको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं, वो सिस्टम में पहले से क्लासिफाइड है, मतलब पहले से ही वो वर्गीकृत है। अब हमें जानना है, अच्छा ये कुत्ता भी नुकीले दांतों वाला है, शेर भी नुकीले दांतों वाला है, सब सेम क्लासिक कार्निवोरा फैमिली में ही आता है। उसी तरह रिलेशनशिप, जैसे अभी मैंने बताया कुत्ते और शेर के बीच में मैंने रिलेशन बताया, दो ऑर्गेनिज्म के बीच में रिलेशनशिप पता कर पाना इजी हो गया। कैसे हम लोग बता पाते हैं कि बंदर और इंसान में कुछ सिमिलैरिटी है, ये इसी टैक्सोनॉमी के स्टडीज के बेसिस पे ही बता पाते हैं। और जिस तरह सिमिलैरिटी बताना आसान हो गया, उसी तरह डिफरेंस बताना भी आसान हो गया। अब हम लोग क्लियर तौर पे कह सकते हैं ना, आपको कोई कहेगा कि पांच रीजन बताइए कि क्यों हाथी और इंसान में क्या क्या डिफरेंसेस है, 5 से बहुत ज्यादा बता देंगे आप, तो वो एक हो गया। और आखिरी इवोल्यूशन को पढ़ने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। हम ये जानते हैं कि जैसे जैसे शुरुआती जीव होते हैं जो सबसे निचले क्रम में होते हैं, वो धीरे 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 विकास इवॉल्व होके समय दर समय वो कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं, और धीरे धीरे उनमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है। सिमिलैरिटी यानी कैरेक्टरिस्टिक जो हम जो है मैच कर रहे थे वो बढ़ते जाते, मतलब वो घटते जाती है। जैसे इंसान बहुत कॉम्प्लेक्स है, जबकि वहीं कोई कीड़ा कम कॉम्प्लेक्स है, तो हम लोग कहेंगे ना, लेकिन इतना तो पता है सब बने एक ही से हैं, तो आप इनके एंसेस्टर के बारे में जान सकते हैं। या फिर ऐसे सुनिए, मान लीजिए हम बात कर रहे हैं गोरिल्लाज की, ये गोरिल्लाज हैं, इन्हीं से अभी के जमाने के बंदर भी बने और इंसान भी बने। इन्हीं पुराने लेमर से, या फिर कह सकते हैं पुराने एप से, पुराने जमाने के बंदरों से अभी नए मॉडर्न जमाने के बंदर बने और इंसान भी बने। तो हम लोग इससे इवोल्यूशन, इनके द्वारा इवोल्यूशन पढ़ सकते हैं, ये भी इसके लिए भी इजी है। चलिए इतना तो हो गया। अब हम लोग जानते हैं कुछ प्रमुख टर्म्स जो कि आगे चैप्टर में पढ़ने के दौरान आपको काम आएगी। और ये सारे टर्म जो हम बता रहे हैं ये आमतौर पे 6ठे 7वें क्लास में बता दिया जाता है, तो मैं बस रिवाइज करवाऊंगा, ऐसे बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। आपने सुना होगा प्रोकार्योटिक्स और यूकार्योटिक कोशिकाएं। कोशिका सब जानते हैं क्या होता है। कोशिका के दो प्रमुख प्रकार होते हैं, कोशिकाओं के दो प्रमुख प्रकार होते हैं, एक को कहते हैं प्रोकार्योटिक और दूसरे को कहते हैं यूकार्योटिक। प्रोकार्योटिक मैं बहुत सिंपल भाषा में समझाऊं तो आप ये समझो कि ये एक मकान है, ये एक फ्लैट है, ठीक है, और इसमें पापा का कमरा अलग, मम्मी का कमरा अलग, बेटा का कमरा अलग, बेटी का कमरा अलग, किचन अलग, बाथरूम अलग, सब कुछ अलग अलग बना हुआ है, सबके बीच में दीवार है, सबका अलग अलग कंपार्टमेंट है। यही होता है यूकार्योटिक सेल। लेकिन अगर सिर्फ एक मकान हो, उसमें कोई कंपार्टमेंट ना हो, कोई अलग कमरा ना हो, तो इसको कहेंगे प्रोकार्योटिक सेल। अब समझिए कैसे। जो प्रोकार्योटिक सेल होता है उसमें आपने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा है, और बहुत सारा होता है, जैसे क्लोरोप्लास्ट होता है, वैक्यूल होता है, राइबोसोम होता है। तो जो प्रोकार्योटिक सेल होते हैं उनमें ये सारी चीजें होती तो हैं, लेकिन वो अलग कमरे में नहीं रहती, वो अलग से एक मेम्ब्रेन यानी अलग से झिल्ली में नहीं रहती, वो सब खुले में मौजूद होती हैं। जैसे ये हो गया, मानो मैंने ये एक बैक्टीरिया बनाया, मैंने ये एक सूक्ष्म जीव बनाया, और इसमें ऐसे 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 बहुत सारे बीच में डॉट बना दिया। अब मैं कहूंगा कि यही इसका केंद्रक है, न्यूक्लियस है, यही इसका केंद्रक है, यहां पे बहुत सारे डॉट हैं, यही माइटोकॉन्ड्रिया है, यहां पे साइटोप्लाज्म क्लोरोप्लास्ट है, कहीं भी कुछ अलग से बाउंड्री नहीं बना हुआ है। लेकिन जब मैं यही काम करूंगा, ऐसे गोल बना के एक छोटा सा बनाऊंगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये बीच में केंद्रक होता है, ये क्लोरोप्लास्ट, यहां पे वैक्यूल भी है, सबका अलग अलग कंपार्टमेंट, अलग अलग झिल्ली बनाया मैंने, इसको कहेंगे यूकार्योटिक सेल, जबकि इसको कहेंगे प्रोकार्योटिक सेल। तो सेल दो प्रकार के हो गए, यूकार्योटिक, प्रोकार्योटिक। देखो, जब हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं, जब हम लोग किसी का वर्गीकरण कर रहे हैं, तो हम लोग उसके डिफरेंसेस और उसकी समानताएं ही तो देखेंगे कि
भाई इस ऑर्गेनिज्म में सेल यानी कोशिका कैसी है, प्रोकार्योटिक है, यूकार्योटिक है, यही सब देखना है, ओवरऑल हमें यही देखना है। चलिए तो हम आते हैं अब क्लासिफिकेशन पे। सुनिए, सबसे पहले स्टार्टिंग में शुरू में मैंने कार्ल लिनेनस का नाम दिया, उन्होंने बायोनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था, मतलब दो नाम देने की प्रक्रिया। दूसरी बात, उन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। पहले मैं इसे थोड़ा सा नीचे कर लूं ताकि आप लोगों को दिखे। चलिए, उन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, यानी दो किंगडम यानी दो जगत में दुनिया में सारे ऑर्गेनिज्म को बांटा। उन्होंने कहा ऑर्गेनिज्म सिर्फ दो होते हैं, एक जो प्लांट होते हैं यानी पौधे होते हैं, और एक जो जानवर यानी एनिमल्स होते हैं। उनका कहना था कि दुनिया में जितने भी जानवर यानी लिविंग यानी जीवित ऑर्गेनिज्म हैं, जीवित सेल हैं, जीवित कोशिकाएं हैं, जंतु हैं, उनको दो भागों में बांटा जा सकता है। या तो वो अपना भोजन स्वयं बनाए, या तो वो अपना भोजन दूसरों से लें किसी भी प्रकार से। जो स्वयं अपना भोजन बनाए, जो स्वयं अपना भोजन बनाएंगे उसको कहेंगे स्वपोषी, जबकि जो दूसरों से अपना भोजन लेंगे उन्हें कहेंगे परपोषी। ठीक है। अब स्वपोषी और परपोषी, इनके आधार पर उन्होंने कहा जितने भी स्वपोषी हैं वो प्लांट हैं, हम लोग सभी जानते हैं कि प्लांट जो होते हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, और जितने भी परपोषी हैं वो एनिमल हैं यानी जानवर, जंतु में आते हैं। अब सुनिए, बाद में समय पता चला कि नहीं, कुछ और भी डिफरेंसेस हैं। जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ता है, जैसे जैसे अलग अलग मशीनों की खोज होती है, वैसे वैसे और भी हम लोग ज्यादा चीज जान पाते हैं कोशिकाओं के बारे में और बाकी चीजों के बारे में। तो धीरे धीरे पता चला कि नहीं, और भी चीजें हैं। जैसे फिर आया थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, यानी तीन जगत में क्लासिफाई किया गया, वर्गीकरण किया गया जंतुओं का, जीवित जंतुओं का। एक तो बोला गया प्लांट, दूसरा बोला गया एनिमालिया, जो प्लांट और एनिमालिया तो है ही। इसके अलावा जो अलग कर दिया गया वो था प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा वैसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जिनके पास कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता। जैसे आप जानते होंगे कि जो प्लांट यानी पौधों का जो कोशिका होता है उसका एक रिजिड शेप होता है। क्यों? क्योंकि उनके पास होती है भित्ति, कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल, कोशिका भित्ति जो कि कड़ा होता है, वो उसको हिलने उलने नहीं देता। जबकि एनिमल सेल के पास एनिमल सेल का भी शेप होता है, हालांकि उसके पास कोशिका भित्ति नहीं होता, लेकिन उसके पास अपने वाटर के प्रेशर के कारण उसका एक शेप मेंटेन रहता है। लेकिन प्रोटिस्ट में आपने सुना होगा अमीबा के बारे में, आगे हम लोग पढ़ेंगे, ज्यादा अभी नहीं घुसेंगे। उनका कोई शेप नहीं होता, वो समय अपने जरूरत और अपने काम के अनुसार अपना शेप को वो बदल लेते हैं। शुरू में यह किया गया, लेकिन बाद में इसको भी नकार दिया गया, इस सिस्टम को भी नकार दिया गया। फाइनली लाया गया फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। इंपॉर्टेंट चीज, इसे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया किसने था? तो इसे दिया था R.H. विटेकर। आई होप स्पेलिंग सही हो, आप एक बार मिला लीजिएगा, बट जहां तक मुझे लगता है यही है, R.H. विटेकर। अब R.H. विटेकर ने बोला कि जगत, पूरे जगत को पूरे जितने भी जंतुएं हैं उन्हें 5 अलग अलग जगत में डिवाइड किया जाए, वर्गीकरण किया जाए। तो जो पहला उन्होंने बोला, उन्होंने दिया नाम मोनेरा। दूसरा बोला प्रोटिस्टा, नाम याद कर ले, पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा होता है फंजाई, हिंदी में हम लोग फफूंद कहते हैं। चौथा हो गया प्लांटी यानी पौधे, और पांचवा हो गया एनिमालिया यानी जानवर। मोनेरा में आते हैं बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा में आते हैं, मैंने अभी बताया, बहुत सारे ऐसे अमीबा, पैरामीशियम, ये सारे। फंजाई में आते हैं हमारे फफूंद, प्लांट में पौधे, और एनिमालिया में एनिमल्स। क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या था? क्यों हम कहे कि मोनेरा प्रोटिस्टा से अलग है, प्रोटिस्टा फंजाई से अलग है, फंजाई प्लांटी और एनिमालिया से अलग है? इसके क्या बेसिस पे क्लासिफिकेशन था? तो यहां देखिए, बहुत सुंदर सा चार्ट है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, और यहां भी मैं लाया हूं, इसको फिट कर लूं। देखिए,
ये कैरेक्टरिस्टिक यानी लक्षण दिया हुआ है लाइन से नीचे, और 5 जगत, कौन कौन से 5 जगत है उसमें सबसे पहले ही लाइन में नजर आएगा। देखिए एक चीज, कोशिका का प्रकार यहां प्रोकार्योटिक है, मैंने बताया प्रोकार्योटिक होता क्या है, और बाकी सारे में यूकार्योटिक है। ये देखिए, पहले में प्रोकार्योटिक है और बाकी सारे में यानी प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांटी, एनिमालिया। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण का जो तरीका था वो सामने आ गया कि जितने भी प्रोकार्योट्स होते हैं वो मोनेरा बन जाएंगे, मोनेरा किंगडम में यानी मोनेरा जगत में जाएंगे। कोई भी यूकार्योट्स नहीं होता है मोनेरा जगत में। ठीक है, अगला देखिए, इसमें तो ये प्रोकार्योट हो गए। अब कहा गया, इधर देखिएगा, कोशिका भित्ति, यानी कोशिका भित्ति को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सेल वॉल। सेल वॉल यानी कोशिका की दीवार, वो आगे में मोटा सा लेयर, मोटा दीवार होता है। ये सुनिए, मोनेरा में कोशिका भित्ति होती है, उपस्थित होती है। इसमें कुछ में उपस्थित होती है, यानी प्रोटिस्ट में कुछ में उपस्थित होती है, कुछ में नहीं होती है। इसमें देखिए, फंजाई में उपस्थित होती है, प्लांट में, प्लांट यानी पौधों में उपस्थित होती है, और एनिमल यानी हमारे में उपस्थित नहीं होती है। ये तो सिंपल बात हो गई। इसके बाद केंद्रक झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन कहते हैं इंग्लिश में। अब क्योंकि मोनेरा जो है वो प्रोकार्योट है तो उसमें सेल मेम्ब्रेन तो उपस्थित रहेगी ही नहीं, तो यहां तो रहेगी नहीं, बाकी सारे में रहेगी क्योंकि सारे यूकार्योट्स हैं। यूकार्योट्स में केंद्रक झिल्ली मौजूद होता है, अलग अलग कंपार्टमेंट मौजूद होता है, अलग अलग रूम मौजूद होता है, जैसा कि मैंने बताया। अब काय की संरचना, काय मतलब उस ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी है वो कैसे बना है। क्या वो सिर्फ एक कोशिका से बना है तो उसको कहेंगे कोशिकीय, सिर्फ एक कोशिका ही पूरा ऑर्गेनिज्म है। मान लेते हैं, आपने देखा होगा कई बार, अब नाम सुना होगा बैक्टीरिया, सूक्ष्मदर्शियों से देखा जाता है जीव, बहुत सारे रोगों में के लिए अलग अलग तरह के बैक्टीरिया करते हैं बहुत तरह के रोग। तो वो जो होते हैं उनका पूरा एक ब्लैंक पेज लाना चाहूंगा, ये एक कोशिका, इसमें केंद्रक है, अलग अलग वो चीजें, सारी चीजें हैं इसमें, माइटोकॉन्ड्रिया, जो भी चीजें इसमें होनी चाहिए, क्योंकि ये एक प्रोकार्योटिक है तो इसमें हम अलग से झिल्ली नहीं बनाएंगे। तो ये जो क्या कहते हैं बैक्टीरिया है, ये एक कोशिका है, इसका एक ही कोशिका खाना पचाता है, खाना खाता है, बनाता है। शरीर में जंतु को जीवित रहने के लिए जितने भी काम करने हैं ये एक कोशिका करता है। ऐसे जीवों को कोशिकीय जीव कहते हैं। अब मान लीजिए एक से ज्यादा कोशिका एक जगह आके बैठ जाए, ऐसे ऐसे गुच्छा बना ले, एक से ज्यादा कोशिका, और ये लोग क्या करे कि बोले सब लोग वही काम, मतलब सारा कोशिका अपना अपना काम करे, मतलब सब कोशिका अपना खाना बनाए, अपना पानी, अपना श्वसन करे, अपना तंत्रिका तंत्र हो सबके पास, सब अलग अलग काम करे, मतलब इन्हें की सब मिलके काम कर रहा है, तो इसको कहेंगे बहुकोशिकीय। ठीक है, इसको कहे कोशिका, इंग्लिश में कहेंगे इसको यूनिसेलुलर, हिंदी में कहेंगे कोशिकीय। इसको कहेंगे मल्टीसेलुलर, यानी बहुकोशिकीय। अब मान लीजिए एक और ऑर्गेनिज्म, एक और जीव है जिसमें बहुत सारे कोशिकाएं तो हैं, लेकिन इस कुछ कोशिकाएं जो हैं वो खाना बनाती हैं, कुछ कोशिकाएं श्वसन का काम करती हैं, कुछ कोशिकाएं एक्सक्रीशन यानी मल मूत्र के निकास का काम करती हैं। ऐसे ही अलग अलग कोशिकाएं अलग अलग काम करती हैं और सभी मिलकर एक जीव बनाती हैं। इसमें कहेंगे इन कोशिकाओं को, ऐसे में कहेंगे इन कोशिकाओं के समूह को कहेंगे, वैसी कोशिकाओं के समूह जो साथ मिलकर कोई एक काम करते हैं उसे कहते हैं, हिंदी में कहते हैं उत्तक, टिश्यू। हिंदी में कहते हैं उत्तक, इंग्लिश में कहते हैं टिश्यू। अब एक या एक से अधिक टिश्यू मिलके बनाता है ऑर्गन यानी अंग,
और एक से एक अंग मिलके एक या एक से ज्यादा अंग मिलके बनाता है अंग तंत्र। हम इंसानों में अंग तंत्र होता है, अलग अलग अंगों का तंत्र है। जैसे हमारा दिमाग हमारे तंत्रिका तंत्र का पार्ट है, जबकि हमारा पेट हमारे पाचन तंत्र का पार्ट है। ऐसे ही अलग अलग तंत्रों से मिलके हम इंसान बने हैं। जब शुरुआत में बैक्टीरिया में सिर्फ एक सेल, एक ही कोशिका होती है, धीरे धीरे अलग, जैसे हम लोग बैक्टीरिया से आगे बढ़ेंगे, जब प्रोटिस्टा में जाएंगे वो भी एक ही सेल का होता है, फंजाई में जाएंगे तो बहुत सारे सेल तो होते हैं, उसको मल्टी सेलुलर होता है, लेकिन उसमें अंग नहीं होते। फिर धीरे धीरे जब हम लोग प्लांट में जाएंगे तो वहां अंग होते, मतलब वहां टिश्यू भी होते हैं, वहां अंग भी होते हैं, लेकिन हमारे में अंग तंत्र होते हैं। चलिए यहां देखिए, प्रोटिस्टा मैंने बोला था ये भी कोशिकीय। फंजाई देखिए बहुकोशिकीय। बताया बहुकोशिकीय क्या होता है। देखिए प्लांट में उत्तक और अंग या उत्तक तंत्र टिश्यू सिस्टम, टिश्यू का तंत्र, तंत्र का मतलब होता है सिस्टम, बहुत सारे टिश्यू साथ मिलकर काम करे, टिश्यू सिस्टम। या ऑर्गन, अंग को इंग्लिश में कहते हैं ऑर्गन। देखिए एनिमालिया यानी इंसानों में क्या है भाई, उत्तक भी होता है, अंग भी होता है, और अंग तंत्र होता है, यानी ऑर्गन सिस्टम। सिर्फ एक ऑर्गन नहीं, ऑर्गन्स का सिस्टम होता है। इसके बाद पोषण के लेने की विधि, पोषण की विधि पे भी वर्गीकरण किया जाता है। मोनेरा मोस्टली स्वपोषी होता है, अपना भोजन स्वयं बनाता है, जबकि प्रोटिस्टा ये भी स्वपोषी होता है। देखिए यहां पे एक चीज अंतर दिखा, यहां स्वपोषी के आगे रसायन संश्लेषण लिखा है। रसायन संश्लेषण आपने सुना होगा, प्रकाश संश्लेषण इंग्लिश में कहते हैं फोटोसिंथेसिस, उसी तरह होता है रसायन संश्लेषण, इसको कहते हैं कीमोसिंथेसिस। क्या होता है मैं अभी बताता हूं, नाम सुन ले। यहां लिखा हुआ है रसायन संश्लेषण भी और प्रकाश संश्लेषण भी। उसके अलावा परपोषी भी होते हैं कुछ बैक्टीरिया, यानी कुछ मोनेरा किंगडम के जगत के जीव परपोषी भी होते हैं। देखिए मोनेरा जगत के जीव का जब भी नाम आएगा मैं बार बार बैक्टीरिया बोलूंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा बैक्टीरिया ही उसमें पाए जाते हैं। प्रोटिस्टा में लिखा हुआ है प्रकाश संश्लेषी होते हैं, कुछ परपोषी भी होते हैं। फंजाई परपोषी होते हैं, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते। प्लांट यानी पौधे स्वपोषी, यानी अपना खाना खुद बनाते हैं, और सिर्फ प्रकाश संश्लेषण के अलावा कोई और टेक्निक नहीं लिखा हुआ है। एनिमालिया परपोषी होते हैं, हम लोग दूसरे से खाना लेते हैं। समझ में आया। अब सुनिए मैं कुछ बातें बता दूं, ये पहले यहां सुनिए। सबसे पहला नाम हमने सुना स्वपोषी, यानी जो अपना खाना खुद बनाए, अपना खाना खुद बनाए उसको हम लोग स्वपोषी कहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोट्रोफ्स। बात समझ में आया। ऑटोट्रोफ्स, ये जो ऑटोट्रोफ्स होते हैं ये दो तरह के हो सकते हैं, या तो प्रकाश संश्लेषी या रसायन संश्लेषी। प्रकाश संश्लेषी को हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेटिक, और इसको बोलते हैं कीमोसिंथेटिक। एक सिंपल चीज छठी क्लास में को बताया जाता है, फोटो का मतलब लाइट यानी प्रकाश, सिंथेसिस मतलब बनाना, लाइट से अपना भोजन, प्रकाश से अपना भोजन बनाना। कीमो का मतलब रसायन यानी केमिकल, और सिंथेसिस का मतलब बनाना, यानी रसायन की मदद से अपना भोजन बनाना। देखो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, सूर्य से आने वाली किरण, सूर्य से आती है किरण और आती है ऊर्जा, पत्तों पे पड़ती है। पत्तों पे पड़ती है सूर्य से आने वाली ऊर्जा, हम लोग किरण नहीं कहेंगे, किरण बच्चे बोलते हैं 11वीं क्लास में हम लोग। ऊर्जा एनर्जी पत्तों पे पड़ती है, उस ऊर्जा का इस्तेमाल करके ये पौधा कार्बन डाइऑक्साइड
कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्लूकोज में बदलता है, यहां नहीं लिखूंगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्लूकोज में बदलता है। अब सुनिए, बहुत सिंपल चीज है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्लूकोज में बदला। इन्होंने क्या किया, ऊर्जा कहां का इस्तेमाल किया, प्रकाश का, फोटोसिंथेसिस कहलाया। अगर यही ऊर्जा किसी सूर्य के जगह किसी रासायनिक प्रक्रिया के कारण आए, किसी केमिकल से या फिर किसी केमिकल रिएक्शन से आए, तो उसको क्या बोलेंगे, कीमोसिंथेसिस। प्रोसेस सेम होगा, बनाना ग्लूकोज ही है, उसको कहेंगे कीमोसिंथेसिस। आप लोगों को बेसिक जो इक्वेशन होता है, जो कि है CO2 प्लस H2O, ये बेसिक जो है, मतलब अभी बैलेंस नहीं कर रहा हूं, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिलता है, बनता क्या है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिलीज होता है, आप लोगों को पता होगा। लेकिन मान लेते हैं यहां तो पानी आया, जो प्रकाश संश्लेषण का ये बेसिक इक्वेशन है। अगर हम इसमें थोड़ा सा बदलाव कर दें, इस O के जगह S लिख दें, यानी H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड, तो यहां O2 के जगह H2 निकलेगा और कोई बदलाव नहीं होगा, ऑक्सीजन गैस नहीं निकलेगा। ये होता है कीमोसिंथेसिस का बेसिक इक्वेशन बता रहे हैं। ऑक्सीजन का निर्माण यहां नहीं होता है। तो फोटोसिंथेसिस यानी संश्लेषण, यानी स्वपोषी जीव भी दो तरह से होते हैं। ऐसा नहीं कि सब फोटोसिंथेसिस करता है यानी सब प्रकाश संश्लेषण करता है, कुछ रसायन संश्लेषण भी करते हैं। ये हो गया, हम लोग यहां आगे आ रहे हैं। अच्छा नहीं, एक और चीज है, एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये तो हो गया स्वपोषी के लिए। अब हम लोग आते हैं परपोषी जीव के लिए। ये सब मिटा दूं, हम लोग देख रहे हैं परपोषी जीव जो अपना खाना दूसरों से लेते हैं। अब तो दो तरीका हो सकता है। मैंने बताया कि पेड़ क्या कर रहा है, CO2 को यानी कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में बदल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में बदल रहा है। क्या हो अगर इस जो ग्लूकोज बन गया तो हम लोग इसको ले लें, कोई जानवर, कोई और जीव इस ग्लूकोज को अपने अंदर ले ले और क्या करे, उसको बना ले, ऊर्जा में बदल ले, अपने अंदर ग्लूकोज को ले ले, इसी ग्लूकोज को खा ले या किसी तरह से ले अपने शरीर में ले ले, और इस ग्लूकोज को अपने बॉडी में लेने के बाद उसको पचा ले, डाइजेस्ट कर ले यानी पाचन तंत्र से गुजार के उसको अपने लिए ऊर्जा में बदल ले, वापस से ऊर्जा बना ले। खाता इंसान क्यों, कोई पेड़ पौधा किसी भी चीज में पोषण क्यों होता है, ऊर्जा के लिए। तो पौधा क्या किया, प्रकाश से बनाया ग्लूकोज, अब कोई ग्लूकोज को ले ले और सिर्फ पचा ले, जैसा कि हम लोग करते हैं। हम लोग क्या है, परपोषी हैं इस प्रकार के। हम लोग क्या करते हैं, पचाने के बाद अपने अंदर ले लेते हैं और अपने अंदर ऊर्जा बना लेते हैं। तो ये एक तो ये तरीका होता है परपोषी का। एक और तरीका हो सकता है परपोषी होने का, वो क्या करे, ये पचाने वाला मेहनत भी ना करे, वो सीधा पचाया खाना को चूस ले। जैसे मच्छर क्या करता है, वो क्या है, पैरासाइट है, पैरासाइट, इसको परजीवी कहते हैं, हिंदी में कहते हैं परजीवी। एक तो हो गया हम लोग, इंसान परजीवी नहीं है। इंसान क्या करता है, पेड़ों का बनाया हुआ ग्लूकोज अपने पास ले लेता है, उसको पचाता है और ऊर्जा बनाता है। जबकि ये जो परजीवी होते हैं वो पचाने वाला मेहनत भी नहीं करते, वो सीधा पचाया खाना लेते हैं, अपना ऊर्जा बना लेते हैं। ठीक है, उनको वो भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो स्वपोषी और परपोषी दो तरह के हो सकते हैं, वो देख लिया हमने। जब क्लासिफिकेशन आगे देखेंगे यहाँ पे, तो अभी हम लोग कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने पहले ही बता दिया। देखो प्रोटिस्टा में क्या था, स्वपोषी के नीचे लिखा हुआ था प्रकाश संश्लेषी भी और कुछ परपोषी भी। फंजाई यानी फंगस यानी फफूंद के नीचे लिखा हुआ है परपोषी। ये देखो लिखा हुआ है
परजीवी भी होते हैं। यहां परजीवी है। यहां देखो प्लांट, प्लांट में क्या है, स्वपोषी, सिर्फ प्रकाश संश्लेषण करता है। जानवरों में देखो ये परपोषी होता है, संभोजी यानी ये अपने जीवों और यानी पौधों से पोषण लेता है वगैरह वगैरह, ये सब हो गया। प्रजनन की विधि आगे हम लोग जैसे एक एक पढ़ेंगे ना तो उसमें आ जाएगा। सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या था, यहां प्रोकार्योट्स है, बाकी सब में यूकार्योट। जो सेल वॉल है यहां सेल्यूलोज से बना है, यहां कुछ ही में उपस्थित होती है। यहां काइटिन नामक एक चीज से बना है, काइटिन से बना है बेसिकली। काइटिन एक केमिकल है, क्या होता है आगे जब पढ़ेंगे, जब हम लोग फंजाई पढ़ेंगे। यहां भी सेल्यूलोज से बना है और यहां यानी एनिमल्स में तो ये होता ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं किंगडम मोनेरा यानी मोनेरा जगत। मोनेरा जगत के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले सुनिए, सभी बैक्टीरिया मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। जितने भी बैक्टीरिया का नाम सुना है सारे मोनेरा जगत में आते हैं। ये सूक्ष्म जीवियों में सर्वाधिक संख्या में होते हैं, यानी जितने भी सूक्ष्म जीवी मौजूद हैं उसमें सर्वाधिक संख्या में बैक्टीरिया ही मौजूद होते हैं और लगभग सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। मुट्ठी भर मिट्टी में सैकड़ों प्रकार के बैक्टीरिया देखे गए हैं। मुट्ठी भर मिट्टी में, क्योंकि बहुत छोटे हैं, हजारों की मात्रा में, सैकड़ों की मात्रा में ये पाए जाते हैं। मुट्ठी बहुत छोटे छोटे जगह पे। अभी हवा में हम यहां तक कि इंसान के पेट में भी बैक्टीरिया रहती है। उस बैक्टीरिया का बहुत गुड बैक्टीरिया कहते हैं उसे, यानी दोस्त बैक्टीरिया कहेंगे। वो इंसान को हेल्प करती है बहुत तरह से। यानी आपने सुना होगा लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया होता है, वो हमारे आंत में रहती है। वो लैक्टोज नाम के प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। देखिए देखो बैक्टीरिया कई बार अन्य जीवों के भीतर परजीवी रूप में भी रहता है, जैसे लैक्टोबैसिलस हमारे भीतर परजीवी रूप में रहता है, लेकिन उससे हमें कोई घाटा नहीं है। अब सुनो, बैक्टीरिया को बांटा गया है बहुत सारे क्योंकि बहुत सारे हैं, इनमें भी अपना वर्गीकरण है, लेकिन इनको बांटने का तरीका है इनके आकार के आधार पर। आकार के आधार पर 4 समूहों में बांटा गया है, 4 क्लास में बांटा गया है। देखो पहले क्लास को कहते हैं कॉकस। यहां देखो लिखा हुआ है कॉकस, तो मैं बड़ा कर दूं, ये लो। पहले वाले का नाम है कॉकस, यानी गोल गोल। कॉकस का मतलब होता है छोटे छोटे गोल गोल गेंद जैसे, गोंद गोल दानेदार, ठीक है। कॉकस, जैसे आपने नाम सुना होगा स्टेफिलोकोकस। स्टेफिलोकोकस क्या है, बैक्टीरिया है। उसके बाद छर आकार, हिंदी इसको कहते हैं बैसिलस, रॉड शेप्ड बैसिलस। जो कॉकस होते हैं उनका शेप ऐसा ऐसा होता है, यही है बैक्टीरिया। जबकि जो रॉड शेप्ड होते हैं उनका शेप ऐसा होता है, वो क्या है, छड़ के आकार के हैं। उसके बाद देखो अगला है विब्रियम। विब्रियम ये क्या होते हैं, विब्रियम कैसे होते हैं, कॉमा के आधार, कॉमा के शेप का, कॉमा ऐसा ऐसा बैक्टीरिया रहेगा, ऐसा शेप का। अभी मैं फोटो दिखाऊंगा सबका, ऐसा कॉमा शेप का। और जो लास्ट है उसको कहते हैं स्पाइरुला, स्पाइरुलम, स्पिरुलम, हिंदी में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है स्पिरुलम। स्पाइरल नाम सुना है आपने, स्पाइरल, जिग जैग, ऐसे टेढ़ा मेरा सांप जैसा, वैसा बैक्टीरिया, बहुत सूक्ष्म, बहुत छोटे छोटे होते हैं। 4 कौन कौन से शेप हो गए, ये देखिए 4 शेप। ये हो गया कॉकस, गोल गोल गेंद जैसा। ये देखिए बैसिलस, रॉड शेप्ड। ये देखिए स्पाइरुला, यानी मैंने बोला स्पाइरल, सांप जैसा। ये विब्रियो, कॉमा के शेप का होता है। कॉमा अंग्रेजी में कॉमा या हिंदी में हम लोग कॉमा लिखते हैं ना, उसके शेप का होता है ये, ठीक है। और बैक्टीरिया के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जैसे ये। अब बैक्टीरिया, जब मैंने बताया शेप का अलग अलग है, तो बैक्टीरिया के अंदर भी क्लासिफिकेशन है। बैक्टीरिया 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। सबसे प्रमुख होता है, सबसे पहला होता है आर्की बैक्टीरिया। आर्की वर्ड, यहां आर्की वर्ड देखिए, आपने सुना होगा आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजिस्ट। उसी तरह यहां पे जो आर्की है उसका मीनिंग वही है, यानी पुराना, पुराने जमाने का, यानी सबसे पहले उत्पन्न हुआ बैक्टीरिया कहेंगे आर्की बैक्टीरिया। जबकि
यू बैक्टीरिया, यू वर्ड का मतलब बायोलॉजी में होता है ट्रू। ट्रू माने सच्चा, ट्रू यानी सच्चा बैक्टीरिया। ये मतलब अभी के जमाने में ये थोड़ा उस आर्की बैक्टीरिया के मुकाबले लेट उत्पन्न हुआ। आर्की बैक्टीरिया क्योंकि पहले उत्पन्न हो गया था, तो इसको धरती पे उस समय रहना था जब और कोई जीव नहीं थे। उस समय जीवित धरती पे जो माहौल था, जो वातावरण था, वो वैसा नहीं था जैसा अभी था। इसलिए ये बैक्टीरियाज उन जगहों पर भी मिलता है जहां रहना आम जीवों के लिए संभव नहीं है, जैसे अत्यंत कठिन, जैसे अत्यंत लवणीय क्षेत्र यानी सॉल्टी रीजन, समुद्र के गहराई में एकदम वैसा जगह जितना उतना में कोई जीव ना रह पाए, उस जगह भी ये बैक्टीरिया रह सकता है। वैसे बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स, देखो हेलोफी हिंदी में भी लिखा हुआ है, हेलोफी। ये पीडीएफ आप लोगों को ज्ञान आईएएस के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और ये देख लीजिएगा। क्या है? लवणीय क्षेत्र यानी सॉल्टी यानी नमक वाला जगह, हेलोफाइल्स कहते हैं इंग्लिश में। बहुत गर्म पानी का झरना जहां इंसान या कोई और जीव न रह पाए, जल जाएगा, लेकिन ये बैक्टीरिया रह सकता है, उसको कहेंगे थर्मो एसिडोफिलस। थर्मो एसिडोफिलस यानी हाई टेम्परेचर सह सकता है, लो टेम्परेचर भी सह सकता है। एसिडिटी यानी बहुत ज्यादा अम्लीय वातावरण में भी रह सकता है, बहुत ज्यादा क्षारीय वातावरण में भी रह सकता है। उसके अलावा दलदली क्षेत्र, दलदली क्षेत्र यानी सुंदरवन वाला इलाका, वैसा इलाका जहां वैसे दलदली क्षेत्र में मोस्टली मीथेन गैस उत्पन्न होता है बहुत ज्यादा, और मीथेन गैस में नॉर्मल जीव सांस नहीं ले पाएगा क्योंकि ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन इसको कोई जरूरत नहीं, ये रह लेगा क्योंकि ये मीथेन गैस पे भी जिंदा रह सकता है। तो इसको कहते हैं मीथेनोजेंस। कई जानवर जो गुबाली और क्या कहते हैं उसको नहीं पता, बट हिंदी में गाय घोड़ा, ये सब जानवर जो अपने खाना को बाद में दोबारा चबाते हैं, वैसे जानवर के पेट में मीथेन गैस उत्पन्न होता है, और उन जानवरों के पेट में रहता है ये मीथेनोजेन बैक्टीरिया। क्यों रहता है? क्या इससे कोई घाटा है? नहीं, ये बैक्टीरिया ही उनके खानों, क्योंकि घास जो होता है वो सेल्यूलोज होता है, वो जानवर, गाय घास खाती है या फिर घोड़ा घास खाता है, बकरी घास खाता है। अब ये जानवर घास खा तो लेते हैं बट उसको पचा नहीं सकते बिना उन बैक्टीरियाओं की मदद से। तो ये मीथेनोजेन उन बैक्टीरिया के, उन गायों के पेट में रह के घास सेल्यूलोज को पचाने में हेल्प करता है। इसके बाद आते हैं हम लोग यू बैक्टीरिया पे। यू बैक्टीरिया यानी ट्रू बैक्टीरिया यानी सच्चा बैक्टीरिया, वास्तविक बैक्टीरिया। अभी हमने देखा इसका पहचान होता है एक कोशिका भित्ति यानी इस पे सेल वॉल होगा, और कसाभ यानी फ्लैजेला। फ्लैजेला किसको कहते हैं? मान लेते हैं ये मेरा बैक्टीरिया है, तो इससे निकला हुआ ये जो लंबा लंबा बाल जैसा स्ट्रक्चर होगा ना, उसको हम लोग कहेंगे फ्लैजेला, हिंदी में कहेंगे कसाभ। काम क्या है इसका? ये चलने, अब एक जगह से दूसरे जगह जाने, किसी चीज को पकड़ने में हेल्प करता है बैक्टीरिया को। दूसरी बात, यू बैक्टीरिया का एक फेमस बैक्टीरिया क्लास है जिसको कहते हैं साइनोबैक्टीरिया, सियानोबैक्टीरिया। सियानोबैक्टीरिया को एक और नाम होता है नील हरित शैवाल, जैसे कि मैं लिखने जा रहा हूं यहां पे, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल, इसका नाम है साइनोबैक्टीरिया। एक और नाम है ये नील हरित शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी। ये सभी चीज नोट्स बना ले। ये क्या करता है? इसके अंदर मौजूद होता है क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल जानते हैं आप सभी लोग, पौधों में पाया जाता है। पौधों के हरे रंग का कारण क्लोरोफिल है। क्यों होता है भाई? तो ये सूर्य से जो ऊर्जा आती है उसी को बदलता है, उसी को पकड़ता है, अपने पास अपने अंदर लेता है, जिसके कारण जो पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण कर पाता है, इसी क्लोरोफिल के कारण। अब क्लोरोफिल यहां भी है, इसका मतलब ये सायानोबैक्टीरिया यानी ये ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल भी फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण कर सकता है। इसका मतलब ये स्वपोषी है, अपना भोजन खुद बना लेगा।
अब मैंने बताया था, जैसे मैं स्टार्टिंग में ही बताया था, बैक्टीरिया जो बैक्टीरिया है वो सारे तरह के हो सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण भी कर सकता है भाई, स्वपोषी भी रसायन संश्लेषण भी कर सकता है, और परपोषी भी हो सकता है, परजीवी भी हो सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज, जो बैक्टीरिया होता है वो प्रमुख रूप से कोशिका विभाजन द्वारा प्रजनन करता है, मतलब अपने जनरेशन को आगे बढ़ाता है। कैसे? कोशिका विभाजन से। इसको इंग्लिश में कहते हैं बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन, मैं यहां लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं, बाइनरी फिजन। देखो, बाइनरी, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाइनरी वही उसी वर्ड से मीनिंग है। बाइनरी का मतलब दो टुकड़ों में, फिजन का मतलब टूटना, टूटना, फ्यूजन का मतलब जुड़ना, फिजन का मतलब टूटना। तो दो टुकड़ों में टूटना। एक बैक्टीरिया है, ऐसा बैक्टीरिया है जब ये अपना पूर्ण साइज, अपना पूरा आकार बड़ा हो गया, जितना इसको बड़ा हो सकता था, जितना इसकी क्षमता था वो पूरा बड़ा हो चुका है। अब क्या करेगा? अपने आप को धीरे धीरे ऐसे बीच से कंस्ट्रिक्ट यानी दबाएगा, और दबा के दो अलग बैक्टीरिया बन जाएगा। देखो यहां वही हो रहा है। पहले इसका डीएनए, डीएनए सब जानते हैं, केंद्रक में होता है डीएनए। डीएनए जो है, गुणसूत्र, वो जो है ऐसे अलग बट जाएंगे पहले, उसके बाद पूरा का पूरा भित्ति के साथ पूरा बैक्टीरिया ही अलग हो जाएगा। दो टुकड़ों में टूट गया, बाइनरी फिजन हो गया। प्रमुखतः ये इसी प्रकार से प्रजनन करते हैं। कभी कभी परिस्थितियां विपरीत हो, मान लेते हैं, मैंने बताया ना कि अपना पहले पूरा साइज यानी पूरा भोजन है, भोजन आराम से मिल रहा है तो अपना पूरा साइज ग्रहण कर लिया, जितना बड़ा वो हो सकता था कर लिया। या अगर भोजन ना मिले तो किसी ऐसे कंडीशन में जहां जो वातावरण है वो उसके लिए अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है सब कुछ, तब क्या करेगा? तब इसके पास, तब ये बीजाणु बनाता है, यानी इंग्लिश में कहते हैं स्पोर्स बनाता है। ये अपना बीज छोड़ देता है, और जब जब वापस से वातावरण, जब भोजन मौजूद हो जाएगा, प्रकाश मौजूद होगा, जो भी चीजें इसको चाहिए वो मौजूद हो जाएंगी, तो फिर से ये अपने आप को वहां पे उगा लेगा, बेसिकली ग्रो कर लेगा। लेकिन तब तक बीजाणु के रूप में बैठा रहेगा जब तक स्थितियां प्रतिकूल हैं। देखो, ये लैंगिक प्रजनन भी करते हैं। लैंगिक यानी सेक्सुअल, जिसमें एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया में अपना डीएनए पुरातन स्थानांतरण कर देता है। एक बैक्टीरिया है, इसके अंदर कुछ डीएनए है, ये अपना डीएनए को निकाला और वो दूसरा बैक्टीरिया अपने अंदर ले लिया। इसको कहेंगे, ये होगा स्थानांतरण हो रहा है, क्या चीज का? डीएनए का। तो ये बैक्टीरिया का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। बैक्टीरिया का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत कम होता है, लेकिन जब आप इससे ऊपर लेवल पे जाएंगे, 11th लेवल पे बस इतना ही बता के एनसीईआरटी छोड़ देता है, आगे जाते हैं तो इसके भी प्रकार है, कंजुगेशन, ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, तो वो सब आगे पढ़ेंगे, बट यहां पे हम लोग इतना जाने ऐसा भी होता है। उसके अलावा माइकोप्लाज्मा एक ऐसा जीव है, ऐसा बैक्टीरिया है जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होता, यानी सेल वॉल नहीं होता। एक्सेप्शन है यह। सेल वॉल तो सारे बैक्टीरिया में हो रहा था, लेकिन इस वाले में यानी कोशिका भित्ति तो सारे बैक्टीरिया में था, लेकिन माइकोप्लाज्मा में नहीं होता, जिसके कारण ये सबसे छोटी जीवित कोशिकाओं में से एक है। माइकोप्लाज्मा, इंग्लिश में भी लिख देते हैं यहां पे, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिकाओं में से, जीवित कोशिकाओं में से एक है। यह बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकती है। बहुत सारे ऐसे रोग हैं पौधों में भी और जानवरों में भी जो यही माइकोप्लाज्मा करती है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी हैं, जैसे अभी जो इंपॉर्टेंट थी, जैसे लास्ट पीडीएफ में हम लोगों ने देखा नाम, जैसे यहां देखो बैसिलस के बारे में मैंने बताया था। तो जो बैसिलस में सबसे प्रमुख एग्जाम्पल है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस, इसमें दूध में, दही में पाया जाता है, ये हमारे पेट में भी पाया जाता है। इस बैक्टीरिया का काम है लैक्टोज नामक प्रोटीन को को तोड़ना,
को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना। बस इतना ही जानिए। नेक्स्ट, मोनेरा किंगडम समझ गए। अब आते हैं हम लोग प्रोटिस्ट किंगडम, प्रोटिस्ट में यानी प्रोटिस्ट जगत में। देखिए, प्रोटिस्टा में कोई सेल वॉल नहीं होता, कोशिका भित्ति नहीं होती, बाकी सारा काम, हाँ एक और बात, कोशिका भित्ति नहीं होती और ये यूकार्योट्स होते हैं, यानी ये प्रोकार्योट्स नहीं होते। मतलब इसका केंद्रक जो है वो अलग रूम में रहेगा, इसका देखो बाकी सारा ऑर्गेनल देखो अलग अलग जगह पे है, सबके बाहर एक प्रॉपर लेयर बना हुआ है, एक अलग झिल्ली है, इसके सब अलग अलग है, ऐसा नहीं कि सब मिल के रह रहा है प्रोकार्योट्स की तरह। सबसे पहले देखो यहां लिखा हुआ है सभी एक कोशिका यूकार्योट, जितने भी सिंगल कोशिका, यानी हमने बताया कुछ होते हैं बहु कोशिकाएं, तो ये जितने भी एक कोशिकाएं यूकार्योट सेल होते हैं, यूकार्योट्स होते हैं, वो प्रोटिस्ट में आते हैं। अभी भी इसका खोज, प्रोटिस्ट वाला जो किंगडम है, जगत है, उसमें अभी भी सीमाएं जो है इसकी ठीक तरह से निर्धारित नहीं, क्योंकि खोज लगातार चल रहा है। आगे, प्राथमिक रूप से जो प्रोटिस्ट होते हैं वो जलीय होते हैं, यानी पानी में पाए जाते हैं, मोस्टली एक्वेटिक, यानी जल के नीचे, जल के अंदर पाए जाते हैं, ऐसे हवा में जल्दी नहीं मिलेगा। एक फैक्ट, बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम एक प्रोटिस्ट है, जिसके कारण मलेरिया होता है। मलेरिया एक बहुत खतरनाक रोग है, ये इसी प्लाज्मोडियम के कारण होता है, ये भी एक प्रोटिस्ट है। कुछ प्रोटिस्ट में कसाव पाए जाते हैं, जैसे मैंने बताया था, कसाव माने फ्लैजेलम, लिख लीजिए। कुछ में पक्षमाभ पाए जाते हैं, पक्षमाभ। अब जैसे मैंने बताया कि ये अगर कोई सेल है, इसमें अगर ऐसे लंबे लंबे बाल निकले, इसको कहेंगे कसाव यानी फ्लैजेला। लेकिन अगर छोटे छोटे बहुत सारे रोए जैसा स्ट्रक्चर है पाया जा रहा है, इसको कहेंगे पक्षमाभ यानी सीलिया। देखो, प्रोटिस्ट जो होते हैं, अब देखो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज, यहां आप ये नहीं देखेंगे मोनेरा की तरह, यानी पिछले वाले जगत की तरह, मोनेरा जगत की तरह, कि इसका में अलग अलग शेप के बेसिस, अलग अलग आकार के बेसिस में बांटा गया, क्योंकि इनके पास तो सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति होती ही नहीं है, तो इनका कोई एक निश्चित आकार नहीं होता, ये अपना आकार बदलते रहते हैं, ठीक है, जिस भी चाहे उस आकार में आ जाएंगे। इसलिए यहां आकार के बेसिस पे बांटना तो संभव नहीं है। ये अलैंगिक यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है, तथा देखो अलैंगिक करता है, तथा फिजन, जैसे मैंने बताया था फिजन, ठीक है, कोशिका संलयन किसमें होता है, फिजन, फ्यूजन मैंने बताया था, गलती लिखा हुआ है, सॉरी, यहां एक मिस्टेक है, यहां फिजन होना चाहिए, फ्यूजन होना चाहिए था। संलयन का मतलब होता है फ्यूजन, मतलब मिलना, माने दो डिफरेंट सेल मिलके एक जाइगोट बना दे। एक जाइगोट को क्या कहते हैं, युग्मनज, और फिर वो जाइगोट ग्रो करे एक अलग जीव में, एक अलग बच्चा जीव बनाए। इंसानों में भी जाइगोट ही बनता है। ऐसे प्रजनन लैंगिक यानी सेक्सुअल विधि में आता है। जाइगोट बनाने की प्रक्रिया भी होती है कुछ प्रोटिस्ट में। हाँ, तो ये है पैरामीशियम, बहुत बहुत फेमस है। अगर कहीं भी पूछेगा ना, तो अगर मान लो अगर आप 11th का एग्जाम दे तो पूछ सकता है डायग्राम बनाने, पैरामीशियम बहुत सिंपल, एनसीईआरटी बार बार इस पे फोकस करता है। अगर क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा कि बताओ इसमें एक अलग तरह की रितिका, वैक्यूल पाया जाती है, उस वैक्यूल को कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। देखो ये वाला, ये है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ये है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। यह वैक्यूल यानी रितिका सिकुड़ती है और खुलती है, जिसके कारण ये अपने आप को बढ़ाता फुलाता है। जब ये सिकुड़ती है तो अपने अंदर का जितने भी द्रव यानी लिक्विड है, पानी है, वो बाहर फेंक देती है। जब ये फूलती है तो बाहर से पानी अंदर ले लेती है। पैरामीशियम में एक अनोखे प्रकार का रिक्तीय पाया जाता है, वैक्यूल पाया जाता है, जो कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। इसके अलावा अमीबा फेमस है। क्यों अमीबा इसलिए फेमस है क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, इन लोगों का कोई एक फिक्स आकार नहीं होता, कोई फिक्स शेप नहीं होता,
तो ये अपना शेप बदलते रहता है। ये करता है बाइनरी फिजन, यानी दो टुकड़ों में अपने आप को तोड़ लेता है प्रजनन के लिए। देखो कैसे हो रहा है, पहले जो बीच में केंद्रक है वो फैला और टूट गया। पहले केंद्रक डिवाइड हो चुका है अलग अलग, केंद्रक के बाद जो बाहर पूरा कोशिका है वो बाद में बदला। ठीक है, ये इसके स्टेप्स होते हैं। अमीबा, अमीबा के बारे में एक और बात, अमीबा का जो शेप होता है वो कोई रेगुलर नहीं होता। अब इसको अगर खाना खाना है तो ये क्या करता है, मान लेते हैं ये इसका खाना है, ये अपना ये जो मेम्ब्रेन है, झिल्ली है, इसको धीरे धीरे ऐसे बढ़ाएगा दोनों साइड से, क्योंकि शेप तो फिक्स है नहीं, चेंज कर सकता है, और बाद में जाके इसको अंदर अपने मिला लेगा। ये जो बढ़ाया, इस चीज को कहते हैं स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडियम। ठीक है, स्यूडोपोडिया यानी नकली, स्यूडो लिख देते हैं, स्यूडोपोडिया। पोडिया का मतलब पैर, स्यूडो का मतलब नकली, अपना पैर, नकली पैर कहेंगे इसको। प्रोटिस्ट खत्म, प्रोटिस्ट में ज्यादा कुछ है नहीं। इसके बाद आता है फंजाई किंगडम, किंगडम फंजाई। सुनिए, किंगडम फंजाई यानी कवक यानी फफूंद। सबसे पहली बात, आप लोगों ने कभी घर में कहीं पे फफूंद लगा देखा है? बरसात के मौसम में ब्रेड पे, खानों पे अगर आप छोड़ देंगे 1 या 2 दिन तो उस पे फफूंद लग जाती है। आप उसको देखे होंगे, यहाँ पे मैंने एक फफूंद का स्ट्रक्चर फोटो दिया है, ये माइक्रोस्कोप के अंदर देखे पे अगर आपको दिख रहा होगा तो आपको दिख रहा होगा रोएदार स्ट्रक्चर, इसमें बाल है, ऐसा फील हो रहा है। पता नहीं कैसा क्लियर दिख रहा है कि नहीं, बट इसमें बाल जैसा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, रोआ नजर आ रहा है। इसी रोआ को ये लंबी लंबी पतली धागे की तरह संरचनाएं होती हैं, जिन्हें तंतु यानी हाइफी कहते हैं। हाइफी हिंदी में कहते हैं कवक तंतु। बहुत सारी हाइफी का जाल को कहते हैं माइसीलियम, कवक जाल या माइसीलियम। ठीक है, ये फेमस, ये इंपॉर्टेंट चीज है इनके बारे में, फंजाई के बारे में। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, आप लोगों को पता होगा कि हम लोग को जब भी कोई बैक्टीरियल बीमारी होता है, कोई ऐसा रोग होता है जो बैक्टीरिया से होता है, तो हम लोग यूज करते हैं एंटीबायोटिक का। आपको पता है एंटीबायोटिक की खोज किसने की? एंटीबायोटिक का खोज किया डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पहला एंटीबायोटिक खोजा, और जिस एंटीबायोटिक का उन्होंने खोज किया उसका नाम था, ये यहां पे लिखा हुआ होगा, देखिए, पेनिसिलियम। पेनिसिलियम। उन्होंने देखा कि एक फफूंद, एक फंगस है जो जिसके अंदर बैक्टीरिया को मारने की क्षमता है। उस फंगस का नाम था पेनिसिलियम, पूरा नाम पेनिसिलियम नोटेटम। दो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, 2 शब्दों में नाम लिखा जाता है, पेनिसिलियम नोटेटम। नोटेटम उसका स्पीसीज है, पेनिसिलियम उसका जीनस है, तो पेनिसिलियम नोटेटम। इसी से एंटीबायोटिक का निर्माण हुआ। कहानी बहुत दिलचस्प है। एक बार वो लैब में काम कर रहे थे और कुछ उनका खोज किसी और चीज का था, वो ऐसा नहीं कि एंटीबायोटिक की खोज करना चाह रहे थे। वो अपने लैब में काम कर रहे थे और गलती से वो बैक्टीरिया को कल्चर करते थे, यानी बैक्टीरिया को उगाते थे, उनके ऊपर अपना खोज करते थे। एक दिन गलती से अपने लैब को लापरवाही के कारण, गंदगी, साफ सफाई के ना होने के कारण और कुछ दिन छोड़ के जाने के कारण वहां फफूंद उग गया। उन्होंने देखा जहां जहां फफूंद उगा वहां वहां उनका बैक्टीरिया का कल्चर मर गया, यानी नहीं उग पाया, जबकि जहां जहां फफूंद नहीं था वहां बैक्टीरिया का कल्चर होगा। उन्होंने सोचा कि जरूर इस फफूंद में ऐसा कुछ होगा जो इस बैक्टीरिया को मार रहा है, इन बैक्टीरियाओं को मार रहा है। बाद में उन्हें पता चला कि उसमें कुछ केमिकल्स हैं और उन्होंने उससे दवाई बनाई, पेनिसिलियम एंटीबायोटिक। इसे नाम दिया एंटीबायोटिक, यानी बैक्टीरिया को मारने वाला एंटीबायोटिक कहेंगे। आज कई सारे दवाई एंटीबायोटिक, कुछ थोड़ा सा भी कुछ होता है लोग एंटीबायोटिक खाते हैं, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इसने इसकी खोज की थी। उसके बाद बैक्टीरिया जो होते हैं वो परपोषी होते हैं, अपना भोजन तो बना ही नहीं सकते, उसमें भी परपोषी, सिंपल परपोषी नहीं, वो परजीवी होते हैं, यानी
पचाने वाला, हमें स्टार्टिंग बताया था ना, पचाने वाला मेहनत भी उनको नहीं करना, वो बना बनाया ऊर्जा चुराते हैं दूसरे से। जो फंगस है बहुत डाइवर्स टाइप के पाए जाते हैं। अभी तक जितने भी चीजें हमने पढ़ी, और ये क्लास मेरे हिसाब से लंबा हो रहा है तो हम लोग अभी यहीं पे रोकेंगे। बैक्टीरिया कैसे जनन करता है और इसके इसके और भी क्लासिफिकेशन है, ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में। इसके अलावा पौधों यानी किंगडम प्लांटी, प्लांट जगत, और एनिमल जगत यानी जंतु हमारे किंगडम एनिमालिया, इसके अलावा वायरस भी पढ़ेंगे हम लोग अगले क्लास में। इसी चैप्टर 2 का पार्ट 2 आएगा। ये पार्ट 1 समझ लीजिए। हम लोगों ने क्या क्या देखा सबसे पहले स्लाइड से? हम लोगों ने देखा पोषण का कितने कितने प्रकार होते हैं, कीमोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। उसके बाद हमने देखा परजीवी, परपोषी, ये सब चीज हम लोग देखा, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखे यूनिसेलुलर क्या होता है, मल्टीसेलुलर क्या होता है। इसके बाद हम लोग देखे टैक्सोनॉमी के फादर क्या थे, सिस्टेमा नेचुरा, इन्होंने क्या क्या किया था, यानी हमारे कार्ल लिन्नेस साहब ने क्या क्या किया था। हम लोग जान लिए वर्गीकरण क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स क्या होता है। और ये वाला चार्ट जब आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो ये वाला चार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका नोट्स अपने कॉपी में जरूर बनाएं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। थैंक यू।